हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। गणित की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, जिसको अंग्रेजी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और बहुपद क्या है, ये किससे बनता है, इसकी हम सामान्य जानकारी पहले प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम आज का चैप्टर बहुपद है वो शुरू करेंगे। तो सामान्य जानकारी में हम लेते हैं। सबसे पहले बहुपद है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले लेंगे हम व्यंजक। ये व्यंजक है वो तीन कंडीशनों से मिलकर के बनता है। सबसे पहला आता है इसमें चर राशि। चर राशि इसमें प्रयुक्त होती है, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा है गणितीय मूलभूत संक्रियाएं। गणितीय मूलभूत संक्रियाएं। और तीसरा भाग आता है इसमें, वो है अचर राशि। ये तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जो चर राशियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, यदि हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ये वे सभी राशियाँ होती हैं जो कि गणितीय संक्रिया के अंतर्गत, ये जो हम गणितीय संक्रियाएं यूज करेंगे इसके अंतर्गत अपना मान बदलती रहती हैं। अर्थात ये वे राशियां हैं जो किसी निर्दिष्ट समूह से या किसी दिए गए समूह से विभिन्न मानों को ग्रहण करने की और संतुष्ट होने की क्षमताएं रखती हैं। अर्थात ये विभिन्न मानों को ग्रहण कर सकती हैं। इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X, Y, Z या फिर अन्य जो आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर काम में लेते हैं, ABCDEFG, जो भी आप यूज कर रहे हैं, KLMN, तो उन सबको हम एक चर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन गणित में XYZ के साथ यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अन्य जो अक्षर यूज किए जाते हैं वो एक अचर राशि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो हम इस अचर राशि के अंतर्गत भी उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो यहाँ हम चर राशि को मूलतः XYZ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसमें जो गणितीय मूलभूत संक्रियाएं हैं, इनमें ये जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये चार जो गणितीय मूलभूत संक्रियाएं हैं ये प्रयुक्त की जाती हैं। इसी के साथ ये जो अचर राशि है ये दो प्रकार की होती है। पहली जो है वो होगी स्वैच्छिक अचर। ये स्वैच्छिक अचर राशि होती है। और दूसरा इसका प्रकार होता है निरपेक्ष अचर राशि। यानी स्वैच्छिक अचर में मैंने अभी आपको चर राशि के बारे में बताते समय ये बताया था कि यदि XYZ के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के अन्य जो अक्षर हैं उनको प्रयुक्त किया जाता है तो वो स्वैच्छिक अचर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी ये हो जाएंगे जैसे A है, B है, C है, इस प्रकार से ये स्वैच्छिक अचर के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसको आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट बोलते हैं, ये होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो ये अपने जो डिजिट हैं या कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसको प्रयुक्त करके इसको लिखा जाता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी नेचुरल नंबर है या पूर्णांक है, माइनस में भी हो सकते हैं ये। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं यूज की जाती हैं वो निरपेक्ष अचर के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं व्यंजक। तो व्यंजक इन तीनों जो आपके सामने लिखी हुई है शर्तें, इनका प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी यहाँ से हम चर राशि ले सकते हैं, यहाँ से गणितीय मूलभूत संक्रियाएं ले सकते हैं और यहाँ से हम अचर ले सकते हैं। इस प्रकार से इन तीनों समूहों में से हमें चर राशि, गणितीय मूलभूत संक्रियाएं और अचर राशियों का प्रयोग करते हुए एक क्या बनाना है, समूह बनाना है। यहाँ पर ये समूह बनाना है।
ये समूह क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। ये समूह क्या कहलाएगा? व्यंजक। अब ये बनेगा कैसे, इसके लिए ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से चर राशि x ले ली है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये जोड़ का चिन्ह काम में ले रहा हूँ, मान लो गणितीय मूलभूत संक्रिया प्लस का चिन्ह काम में ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो अचर राशि है, चाहूँ तो मैं यहाँ ये आपकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वैच्छिक अचर ले सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं ये निरपेक्ष अचर ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से निरपेक्ष अचर ले लेता हूँ, जैसे 4 को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर x लिया मैंने, यहाँ से गणितीय मूलभूत संक्रिया ली प्लस, और उधर से मैंने आपके सामने निरपेक्ष अचर लिया 4। तो इस प्रकार से ये बन गया x + 4। तो ये एक समूह बन करके तैयार हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। ये व्यंजक है। इसी प्रकार से और भी हम चर राशियाँ, गणितीय मूलभूत संक्रियाएं और यहाँ से दोनों प्रकार के अचर एक साथ भी लेकर के समूह बना सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं ले रहा हूँ y ले लिया, यहाँ से मैं एक से ज़्यादा भी ये गणितीय मूलभूत संक्रियाएं काम में ले सकता हूँ, और यहाँ से एक से ज़्यादा मैं ये दोनों प्रकार के अचर भी काम में ले सकता हूँ। जैसे मैंने अचर लिया यहाँ पर a y, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने a लिया है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है, साथ ही में मैंने इधर से चर राशि ली है y, और इन दोनों के बीच में गणितीय मूलभूत संक्रिया यूज हुई है गुणा की, तो ये ay बन गया। साथ ही में मैं यहाँ से दूसरी गणितीय संख्या माइनस, ये जो माइनस का चिन्ह है ये काम में ले सकता हूँ, और साथ ही में इधर से मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट कोई भी संख्या काम में ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ 2 काम में ले लेता हूँ, तो ये ay - 2 भी एक व्यंजक बन करके तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम और भी समूह बनाते जाएंगे। इनमें 2 या 2 से अधिक संक्रियाएं या फिर इनमें से सभी प्रकार के अचर काम में लेते हुए हम कितने भी समूह बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ विभिन्न समूह लिख रहा हूँ। ये हो गया जैसे ax² + bx + c। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने a b c ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काम में लिए हैं। चर राशि मैंने यहाँ से x प्रयुक्त की है, उसकी अधिकतम 2 घात और 1 घात का पद भी लिया है। यहाँ पर गणितीय संक्रियाओं में से देखिए यहाँ पर * है, यहाँ पर भी * है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो इस प्रकार से मैं एक ही जो गणितीय संक्रिया है उसको 1 से अधिक बार भी प्रयुक्त कर सकता हूँ, और साथ ही में यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संक्रियाएं भी काम में ली जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न जो समूह बनाएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजक कहलाएंगे। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 7x - 2, इसी प्रकार से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 9x³ + 2x² + 7x - 6। तो ये जो बन रहे हैं आपके सामने, जिसमें हम चर राशि है, अचर राशि है, गणितीय संक्रियाएं हैं, ये यूज करते हुए जो समूह मेंटेन कर रहे हैं, ये समूह सभी व्यंजक कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो हम व्यंजक शुरू कर रहे हैं वो व्यंजक चर राशि, गणितीय मूलभूत संक्रियाएं और अचर राशि हैं, जो 2 प्रकार की आपको बताई गई हैं। इनसे मिलकर के एक जो समूह बनता है वो एक बीज गणितीय संबंध होता है, और उस बीज गणितीय संबंध को हम क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। ऐसे जो समूह हमें प्राप्त हो रहे हैं इन्हें हम व्यंजक कहेंगे। अब जब हम ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि व्यंजक क्या होता है, तो इस व्यंजक के जो प्रकार हैं, इनका जो वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ अब शुरू करते हैं अपना व्यंजक के जो प्रकार हैं या इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जानकारी शुरू करते हैं। तो यहाँ व्यंजक की जानकारी में सबसे पहले लेंगे, अभी अपना टॉपिक वही चल रहा है, व्यंजक। इसका वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। पहला क्या है? पहला है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा प्रकार है इसमें, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, घातों के आधार पर वर्गीकरण ले रहे हैं, तो ये घात किसकी लेंगे? चर राशि की। चर राशि की घातों के आधार पर वर्गीकरण है।
दूसरा क्या है, ये शुरू करते हैं हम यहाँ से, और ये आपका पहला प्रकार हो गया, और ये वाला ले लेंगे यहाँ से दूसरा प्रकार का वर्गीकरण। ये ले लेंगे इसका पदों के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला है चर राशि की घातों के आधार पर वर्गीकरण है। इसमें कौन कौन से प्रकार हैं या किस प्रकार से उनको हम पढ़ते हैं। तो चर राशि की एक घात, चर राशि की एक घात जब प्रयुक्त की जाती है तो उसको हम पढ़ते हैं रैखिक व्यंजक, लीनियर एक्सप्रेस पढ़ते हैं, रैखिक व्यंजक। यदि हम इसके उदाहरण देखना चाहें तो रैखिक व्यंजक के अभी हमने समूह में भी पढ़े थे, जैसे x + 7 पढ़ा था, तो इसमें चर राशि की कितनी घात प्रयुक्त की गई है, 1। इसलिए इसको हम रैखिक व्यंजक पढ़ेंगे, एक घात प्रयुक्त की गई है। इसी प्रकार से ले लें हम ax और +b, तो यहाँ भी ध्यान दीजिए चर राशि की एक घात प्रयुक्त की गई है। इसी प्रकार से और भी इसके व्यंजक लिखना चाहें, जैसे 3y + 2, तो इसमें चर मैंने y प्रयुक्त कर लिया है, लेकिन इसमें जो चर राशि की घात है वो मैंने एक ही यूज की है। तो चर राशि की एक घात वाले जो भी व्यंजक होंगे वो सब के सब अपने लीनियर एक्सप्रेस कहलाएंगे, यानी रैखिक व्यंजक कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा जो है वो है चर राशि की दो घात। जब दो घात प्रयुक्त की जाती है तो उसको हम पढ़ते हैं द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक पढ़ते हैं, यानी क्वाड्रेटिक। ये होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस, यानी द्विघात व्यंजक। अब ये द्विघात व्यंजक भी दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला प्रकार है इसमें शुद्ध द्विघात व्यंजक, और दूसरा होगा इसी का मिश्रित द्विघात व्यंजक। इन दोनों में फर्क क्या है ये यहाँ मैं इसके सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि जो दो घात वाला पद होता है उसके उदाहरण में यहाँ सामने लिख करके बता देता हूँ, जैसे ax² + bx + c। ये ध्यान दीजिए, ये एक द्विघात व्यंजक है। साथ ही में मैं लिख दूँ कि x² - 4, ये भी एक द्विघात व्यंजक ही है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी मैंने कितनी घात यूज की है, 2 घात यूज की है। लेकिन ये 2 घात देखो दोनों ही व्यंजकों में, इसमें केवल 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। इसमें चर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसमें चर 1 ही बार प्रयुक्त हुआ है। तो इसके आधार पर चर कितनी बार प्रयुक्त हुआ है या वो कितनी घात लेकर के प्रयुक्त हुआ है, उसके आधार पर हम इसको शुद्ध और मिश्रित द्विघात व्यंजकों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध द्विघात व्यंजक बोलेंगे हम ये जो बाद वाला लिखा गया x² - 4। तो इसकी घात के आधार पर हम इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे कि वह द्विघात व्यंजक जिसमें चर राशि की केवल 2 घात प्रयुक्त हुई हो, इसको पढ़ेंगे केवल 2 घात प्रयुक्त हुई हो। तो चर राशि की केवल 2 घात प्रयुक्त हुई हो। साथ ही में ये जो पहला उदाहरण इसका लिखा गया है यहाँ पर, ये वाला ax² + bx + c, इसमें देखिए चर राशि की 2 घात के साथ साथ चर राशि की 1 घात वाला पद भी प्रयुक्त हुआ है। तो हम इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, वे द्विघात व्यंजक जिसमें चर राशि की अधिकतम 2 घात प्रयुक्त हुई है। इसका मतलब 1 घात तो थी, 2 घात वाला पद भी, 2 से ज़्यादा घात प्रयुक्त नहीं हुई है। और अधिकतम का मतलब बिना घात वाला पद भी प्रयुक्त हुआ है,
यानी शून्य घात का पद भी प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए सी है वो यहाँ पर शून्य घात का पद है, यहाँ पर ये पद है x चर राशि की 1 घात का पद है, और ये अगला पद है वो चर राशि की 2 घात का पद है। इसका मतलब चर राशि की अधिकतम 2 घात प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर देंगे हम, चर राशि की अधिकतम 2 घात। देखिए दोनों में फर्क यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आएगा कि यहाँ पर चर राशि की केवल 2 घात यूज हुई हो और यहाँ पर चर राशि की अधिकतम 2 घात यूज हुई हो। इनके आधार पर हम इनको शुद्ध और मिश्रित द्विघात व्यंजकों में वर्गीकृत कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर चर राशि की 3 घात वाला पद भी ले लेंगे, इसी प्रकार चर राशि की 4 घात वाला पद भी ले लेंगे। तो यहाँ पर चर राशि की घातों के आधार पर वर्गीकरण हम करते हैं रैखिक व्यंजक में, द्विघात व्यंजक में, त्रिघात व्यंजक में, 4 घात व्यंजक में, या उससे उच्च घातों के व्यंजकों में इसको हम वर्गीकृत करते चले जाते हैं। साथ ही में यदि आप द्विघात व्यंजकों के ये शुद्ध और मिश्रित रूप निकाल रहे हैं, इसी प्रकार हम त्रिघात व्यंजकी या उससे उच्च घातों के व्यंजकों में भी शुद्ध और मिश्रित रूप इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम त्रिघात में ले रहे हैं तो उसमें चर राशि की केवल 3 घात यूज हुई हो तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध त्रिघात व्यंजक। यानी आप लिखेंगे कैसे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ x³ + 1, इस पे ध्यान दीजिए आप, इसमें चर राशि की केवल 3 घात प्रयुक्त हुई है, इसलिए शुद्ध त्रिघात व्यंजक हुआ। साथ ही में यहाँ पर मैं लिख दूँ ax³ + bx² + cx + d। ये देखिए इसमें भी चर राशि की 3 घात तो प्रयुक्त हुई है, लेकिन इसमें चर राशि की 2 घात, 1 घात और यहाँ पर चर राशि की 0 घात। इस प्रकार से सभी जो घातें हैं वो प्रयुक्त हुई हैं। इनमें से कोई घात लेफ्ट भी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पर ये छोड़ दूँ यहाँ पर, तो ये हो गया ax³ + bx² + d। यहाँ देखिए x की 0 घात है, 2 घात है, 3 घात है, तो 1 घात का पद मैं छोड़ भी सकता हूँ, अन्य कोई पद भी छोड़ सकता हूँ, लास्ट वाला छोड़ सकता हूँ। लेकिन इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की अधिकतम 3 घात प्रयुक्त हुई हो तो वो मिश्रित त्रिघात व्यंजक कहलाएगा, और जिसमें केवल 3 घात यूज प्रयुक्त हुई हो तो वो शुद्ध त्रिघात व्यंजक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिघात व्यंजकों का, 4 घात व्यंजकों का, यानी सभी प्रकार की जो घातें, उच्च घातें आती हैं उनके व्यंजकों को हम शुद्ध और मिश्रित रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन इसके दूसरे प्रकार में। यहाँ इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ और अब चलते हैं अपन पदों के आधार पर जो वर्गीकरण हमने लिया है इस पर। इसमें यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो एक पदीय व्यंजक। एक पदीय जो व्यंजक है वो क्या होगा, जिसमें एक ही पद आ रहा है। जैसे मैंने व्यंजक लिया x, तो ये चर होते हुए भी व्यंजक है क्योंकि ये एक ही पद है, इसमें पद डिवाइड नहीं हुए हैं, पद पृथक नहीं हुए हैं। पदों को पृथक कौन करेगा, जो अपनी गणितीय मूलभूत संक्रियाएं थी उसमें 2 जो साइन हैं, कौन कौन से, जोड़ और बाकी। अगर जोड़ और बाकी यदि आप व्यंजक में प्रयुक्त कर रहे हैं तो वो दोनों चिन्ह ही इसमें टर्म ऑफ सेपरेटर, यानी जो पदों का जो पृथक्करण है वो कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें कोई, उन दोनों साइनों में से कोई साइन प्रयुक्त नहीं किया है, इसलिए ये एक पदीय व्यंजक है। दूसरा मैं लिखूं तो जैसे मैं ay लिख देता हूं, तो अब भी मैंने इसमें एक साइन प्रयुक्त किया है, वो है गुणा, लेकिन यहाँ पर ay दोनों मिलकर के भी अभी एक ही पद हुआ है। इसी प्रकार मैं लिखूं 2x + 7, इसमें देखिए मैंने एक प्लस का चिन्ह प्रयुक्त कर लिया है, इसलिए ये आपका जो उदाहरण है वो एक पदीय व्यंजक का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अब 2 पद हो गए हैं, पहला 2x और दूसरा 7।
ये जो प्लस का साइन यूज हुआ है ये पदों को पृथक कर देता है, इसलिए पहला पद और दूसरा पद हो गया, इसलिए ये एक पदीय व्यंजक नहीं रहा है। ये दोनों जो उदाहरण हैं ये इसके एक पदीय व्यंजक के होंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दो पदीय व्यंजक, दो पदीय व्यंजक। और दो पदीय व्यंजक का उदाहरण कौन सा हो गया, 2x प्लस 7। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। इसी प्रकार से मैं दो पदीय व्यंजकों में और लिखना चाहूँ तो यहाँ पर 3z माइनस 6 लिख दूँ। इसी प्रकार से by प्लस c लिख दूँ। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए ये जो प्लस के चिन्ह यूज हो रहे हैं ये पदों को पृथक कर रहे हैं, वो चाहे प्लस का चिन्ह हो या माइनस का है। तो इस प्रकार से दो पद व्यंजक मेंटेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये त्रिपदीय व्यंजक भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, त्रिपदीय व्यंजक। तो त्रिपदीय व्यंजक में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तीन पद दो साइनों के द्वारा पृथक हो जाएंगे। इसमें जो भी प्लस माइनस का चिन्ह है वो एक साथ दो बार प्रयुक्त किया जा सकता है, या प्लस माइनस या माइनस प्लस या दोनों प्लस या दोनों माइनस यूज करके पृथक किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे 3y प्लस 7z और प्लस 2। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने चर एक से ज़्यादा प्रयुक्त कर लिए हैं, लेकिन ये एक बहुपद को बताने के लिए यानी जो पदों के पृथक्करण के लिए है उसमें हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस को दो बार प्रयुक्त कर लिया है तो यहाँ पर ये पृथक हो गया है, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। इस प्रकार से ये तीन पद इसमें मेंटेन हो गए हैं। हम एक ही चर को भी प्रयुक्त करके बना सकते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये व्यंजक है तो इसमें भी प्लस का चिन्ह दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये तीन पदों में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम त्रिपदीय व्यंजक भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें और ज़्यादा प्लस माइनस का साइन यूज करके हम और उच्च पदों में भी इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चार पदीय व्यंजक, पांच पदीय व्यंजक, छह पदीय व्यंजक या ज़्यादा पदों के व्यंजक भी हम बना सकते हैं। लेकिन साथ ही में हम ये दो पदीय व्यंजक या इससे ज़्यादा पदों का व्यंजक ले रहे हैं तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, बहुपदीय व्यंजक कहेंगे। यानी पद जब आप एक पदीय व्यंजक ले रहे हैं तो वो एक पदीय व्यंजक ही कहलाएगा। लेकिन जब ये दो पदीय व्यंजक या दो पदों से ज़्यादा पद लेकर के जो व्यंजक बना रहे हैं तो ये वाला है, चाहे ये वाला है या फिर चार पदों वाला व्यंजक है, उन सबको हम एकजाई रूप में यानी सम्मिश्रित रूप में हम क्या बोलेंगे, बहुपद। यानी पदों की संख्या ज़्यादा हो गई है इसलिए हम उसको बहुपद पढ़ेंगे। और बहुपद जब हमें प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है बहुपद। इससे ज़्यादा पदों के जो पद होंगे वो बहुपद कहलाएंगे। और बहुपद में यहाँ पर देखो चौरासी की घातों के साथ साथ पदों का वर्गीकरण हो रहा है, इसलिए ये जो रूप हमने पढ़ा था चौरासी की घातों के आधार पर वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि घात के साथ साथ पदों का वर्गीकरण हो रहा है। इसलिए हम घातों और पदों के आधार पर हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए इनको पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़ेंगे हम रैखिक एक पदीय व्यंजक, ये भी आपका रैखिक एक पदीय व्यंजक है। ध्यान दीजिए रैखिक हमने पढ़ा था उसमें 84 की एक घात होती है, वो रैखिक होते हैं। तो इन दोनों में 84 की एक एक घात प्रयुक्त हुई है, इसलिए रैखिक एक पदीय व्यंजक हैं ये। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है। यहाँ पर 84 की एक एक घात प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये होंगे क्या होंगे, ये होंगे रैखिक द्विपदीय व्यंजक। ये होंगे रैखिक, ये होगा रैखिक त्रिपदीय व्यंजक। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इसमें 84 की अधिकतम दो घात प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये मिश्रित द्विघात व्यंजक है। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम आपका द्विघात है जो मिश्रित है, सॉरी मिश्रित द्विघात त्रिपदीय व्यंजक, या इसको पढ़ लेंगे हम बहुपद। क्या पढ़ लेंगे, बहुपद। तो अपना जो टॉपिक था, आज का जो टॉपिक था, अपना जो चैप्टर था बहुपद, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बहुपद किस प्रकार से बनता है वो हमने वर्गीकृत करके पढ़ लिया है।
इसमें आगे हम पढ़ेंगे बहुपद से संबंधित, इसमें जो शून्यक हैं जिनको हम रूट बोलते हैं या मूल बोलते हैं वो क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही में इसमें जो इसके गुणांक हैं या फिर जो घातांक हैं या फिर जो मूल हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।